हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका रिसर्च का जो यूनिट 6 का सी सेक्शन है। ऑलरेडी मैंने 6 का डी सेक्शन आप लोग के साथ डिस्कस कर रखा है। 6 का जो सी सेक्शन है उसको अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि यूनिट 6 का जो सी सेक्शन है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी है। उसमें हम लोग को देखना है पहली चीज़ कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, ठीक है। कौन कौन से 4 तरीके की आपकी मेजरमेंट स्केल्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या क्या होता है, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस और इन्फ्रेंशियल, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डेटा आपका जो डेटा एनालिसिस होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस और एक होता है आपका इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस। समझ रहे हो, एक है आपका डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है आपका इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस। जो डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस होता है वहां पे हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, फिड्यूसरी लिमिट एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। उसके अलावा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हम कैसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने हाइपोथेसिस के टाइप्स को तो डिस्कस कर रखा है कि हाइपोथेसिस कितने टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोग दो तरीके के एरर के बारे में बात करेंगे, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। फिर आता है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होता है, इफेक्ट साइज क्या होता है, पैरामेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, और उसके जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, पैरामेट्रिक टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोग पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक जो टेक्निक्स होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस। इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस में टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ में आया, हम पढ़ेंगे क्या क्या, मेजरमेंट स्केल पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में हम डिस्क्रिप्टिव डेटा भी पढ़ेंगे और इन्फ्रेंशियल भी पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक सेशन आप लोग के साथ अपलोड करके रखा हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि मेजरमेंट कितने तरीके के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, ये हम लोगों ने देख रखा हुआ है। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेजर क्या होता है और इन्फ्रेंशियल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। और बेसिकली जो मेजर्स होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे इसको मेजर किया जाता है विद न्यूमेरिकल, मैंने आप लोग को समझा रखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे स्केवनेस के बारे में भी मैंने बात की हुई है वहां पे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर इसी में ही डिस्पर्जन आता है, जहाँ पे हम लोगों ने दो तरीके के डिस्पर्जन के बारे में बात की थी, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, रिलेटिव डिस्पर्जन, ठीक है। और रेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएशन कैसे कैसे निकालते हैं, इन सब के क्वेश्चंस को मैंने वहां पे डिस्कस कर रखा हुआ है, ठीक है। और स्टैंडर्ड स्कोर भी दो तरीके के होते हैं, जेड स्कोर होता है, टी स्कोर होता है। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, कब हमें जेड स्कोर निकालना है, कब हमें टी स्कोर निकालना है, क्या रिलेशनशिप होता है जेड स्कोर और टी स्कोर के बीच में, और इसका क्या क्वेश्चन आता है, वो भी मैंने उसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करके रखा हुआ है। तो फिर आज के सेशन में हम लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, बात आती है। तो आज के सेशन में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से, ठीक है। मैं प्रॉपर देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे जब आओगे आप, जैसे देखो यहाँ पे हाइपोथेसिस जो होती है, जब उसकी हम टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है कि आपका नल हाइपोथेसिस है या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। फिर उसके बाद आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड करते हो, फिर टी टेस्ट जो आपका पी वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करते हो। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्या करते हो, कंक्लूजन फॉर्म करते हो। उसके बेसिस पे क्या करते हो, आप यहाँ पे कंक्लूजन फॉर्म करते हो। मान लो आपकी जो पी वैल्यू है, अब ये जो कंक्लूजन आप निकालोगे तो किसके बेसिस पे निकालोगे, अगर आपकी पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सिग्निफिकेंस लेवल है ना, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू द सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या है आपका 0.05, 0.01, ठीक है, ये सिग्निफिकेंस लेवल है। अगर उससे लेस देन है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वी रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इस केस में हम क्या करेंगे, अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, है ना, अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। फिर अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस लेवल, है ना, ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस लेवल हो जाता है, इस केस में हम क्या करेंगे, वी फेल टू रिजेक्ट। यहाँ पे हम रिजेक्ट नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस को, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी। पहले हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव एजम्पशन है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है आपका, एक
थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे लिखते भी चलूंगी आप लोग के लिए, टेंटेटिव एजम्पशन होता है, या फिर कह लो हम प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, या फिर कह लो यहाँ पे क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है, या फिर कोई गेस वर्क करते हो अबाउट द आउटकम, जो भी आपका आउटकम आप चाह रहे हो उसको लेकर के एक टेंटेटिव सोल्यूशन बताते हो, या फिर प्रिडिक्शन करते हो, या फिर कोई गेस वर्क करते हो, वो होता है हमारा हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस बेसिकली जो होता है वो टेस्टेड होता है बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन दैट विल इनेबल अस टू कंक्लूड इफ आवर प्रेडिक्शन वाज राइट और रॉन्ग, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं आपके, एक होता है नल हाइपोथेसिस, ठीक है, पहले भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, और एक होता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। जो नल हाइपोथेसिस होता है उसे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान हम लोग यहाँ पे नल हाइपोथेसिस का यूज करते हैं, जहाँ पे दो तरीके के स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब ये भी पूछा जाता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर कौन कौन से आप टेस्ट करोगे, जेड टेस्ट करोगे, टी टेस्ट करोगे, एफ टेस्ट करोगे, एनोवा करोगे, ये सब पैरामेट्रिक के अंदर आता है, जो कि आपका कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करता है। फिर आता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये क्या करता है, क्वालिटेटिव अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करता है। कौन कौन से टेस्ट आते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट आता है, यू टेस्ट आता है, और एच टेस्ट आता है। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? इतनी चीजें समझ में आई, आगे चले। तो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, हम लोग जनरली दो चीजों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, एक है आपका नल हाइपोथेसिस, एक है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होता है उसे हम लोग एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ नो डिफरेंस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके जो वेरिएबल्स है, मान लो एक वेरिएबल ए है और मान लो एक वेरिएबल बी है, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक वैल्यू और पैरामीटर, दोनों के बीच में ये जो वेरिएबल्स हैं जिनको आप स्टडी करने वाले हो, यहाँ पे कोई भी इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं होता है, और ये जो इसकी जो ये जो वेरिएबल है इसको अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये जो वेरिएबल है इसको अफेक्ट, ये दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करता है, वन वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट अनदर। उसके अलावा जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है, यहाँ पे हम बोलते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, यहाँ पे बोलते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप, ठीक है, नो रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बट यहाँ पे हम बोलते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप, यहाँ पे हम वेरिएबल की जो एग्जिस्टेंस है उसको यहाँ पे हम शो करते हैं, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है, ठीक है, एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट यहाँ पे डालता है, तो ये होता है नल हाइपोथेसिस। बेसिकली जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वी टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, हम लोग क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे टेस्ट कराते हैं, लेकिन जो भी हमारा आउटकम है, ठीक है, जो भी हमारा आउटकम निकल के आता है, अगर वो आउटकम, ठीक है, हमारा जो आउटकम है अगर वो हमें सपोर्ट करता है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लो हमारा जो आउटकम है वो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट हो जाता है। जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे, इन दैट केस आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं वहाँ पे नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, अगर आउटकम सपोर्ट करता है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, अगर सपोर्ट नहीं करता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है और आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, बोलो, ठीक। फिर आ जाते हैं यहाँ पे सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं। सैम्पलिंग एरर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर, एक होता है टाइप 2 एरर, ठीक है। कितने होते हैं आपके सैम्पलिंग एरर जो होते हैं आपके, ये भी दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कहने का मतलब क्या है, एक है टाइप 1 एरर, एक है टाइप 2 एरर। जो टाइप 1 एरर होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो टाइप 1 एरर होता है यहाँ पे क्या होता है, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली ट्रू, मतलब हम क्या कर देते हैं टाइप 1 एरर में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो ट्रू होती है, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस जबकि वो क्या है, यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारी नल हाइपोथेसिस है ना, देखो रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस जबकि वो क्या है, हमारी करेक्ट है, ठीक है, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे
टाइप 1 एरर। उसी जगह पे टाइप 2 एरर क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट फॉल्स, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली अ फॉल्स। मतलब यहाँ पे सिंपल से समझो, जो नल हाइपोथेसिस है ना, वो जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, ठीक है, वो क्या है, ट्रू है, फिर भी हम उसे क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो वो हमारा टाइप 1 एरर है। यहाँ पे क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस है हमारा वो फॉल्स है, ठीक है, वो फॉल्स है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो वो हमारा टाइप 2 एरर हो जाता है, ठीक है। टाइप 1 एरर को ही हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक है, टाइप 1 एरर जो होता है उसे ही हम लोग अल्फा एरर, अल्फा बोला जाता है, और इसी को ही हम लोग बीटा लेवल बोलते हैं, ठीक है। 1 माइनस जो अल्फा होता है और जो 1 माइनस बीटा होता है, 1 माइनस अल्फा को ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या बोलते हैं इसको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। और 1 माइनस बीटा क्या होता है आपका, पावर ऑफ द टेस्ट, क्या होता है, पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ द टेस्ट कहने का मतलब क्या है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहने का मतलब क्या है। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, क्या प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर आने की, दैट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट। और पावर ऑफ द टेस्ट क्या होते हैं, मान लो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो कैसी है, वो आपकी फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस क्या है आपकी, फॉल्स है, तो ये फॉल्स नल हाइपोथेसिस को आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर दोगे, तो ये होता है आपका पावर ऑफ द टेस्ट, ये होता है आपका यहाँ पे पावर ऑफ द टेस्ट। क्लियर एवरीवन, आगे चले फटाफट से। देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जैसे मैंने बात की, अब ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा, ये भी दो लेवल पे होते हैं, दो लेवल पे मतलब देखो, वैसे तो 1% पे होता है, 5% पे होता है, 10% पे होता है, बट जनरली हम लोग दो पे ही पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आपका 1% जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है आपका, ठीक है, जो 1% है, ठीक है, और एक कितना है आपका, 5% है। 1% कहने का मतलब क्या है, ठीक है, 1% जो कहने का मतलब है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहाँ पे होता है आपका, टाइप 1 एरर में होता है। पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है कि टाइप 1 एरर में होता है, ठीक है। अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, ठीक है, मान लो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कितना फिक्स कर रहे हो, 1% पे टाइप 1 एरर में आप अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% फिक्स कर देते हो। इसका मतलब क्या है, आपको 1 चांस मिलेगा आउट ऑफ 100, मतलब 1 चांस मिलेगा आउट ऑफ 100 किसको, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, जबकि वो ट्रू है, ठीक है, जबकि वो ट्रू है, फिर भी आप नल हाइपोथेसिस को एक चांस आपको यहाँ पे मिलता है, उसको रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक चांस मिलेगा, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे 5 चांसेस मिलेंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, व्हेन it happens to be a true, ठीक है, that we will reject the null hypothesis when null hypothesis is true, ठीक है, null hypothesis true होती है, लेकिन यहाँ पे हमें कितने चांस मिल रहे हैं, 5 चांस मिल रहे हैं, यहाँ पे एक चांस मिल रहा है। ज्यादातर जो रिसर्चर होते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें 5 चांस मिलते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्लियर एवरीवन, क्लियर। फिर आते हैं टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट क्या होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी कितनी होती है आपकी, दो तरीके की होती है। दो तरीके कहने का मतलब क्या है, एक होती है वन टेल टेस्ट, एक मिनट, अच्छा एक मिनट को, एक होती है आपकी डायरेक्शनल, एक होती है आपकी नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। एक होती है आपकी नॉन डायरेक्शनल। जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है ना, जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है उसी को ही हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे वन टेल टेस्ट। जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे वन टेल टेस्ट बोलते हैं। और जो नॉन डायरेक्शनल होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू टेल टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टू टेल टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो वन टेल टेस्ट है इसे फर्दर फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है दो पार्ट में, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट वन टेल टेस्ट, एक होता है लेफ्ट वन टेल टेस्ट, ठीक है, वन टेल टेस्ट, एक होता है राइट वन टेल टेस्ट। इतनी चीज समझ में आई, इतनी चीजें क्लियर हुई। एक होता है लेफ्ट में, एक होता है राइट में। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वो आपका डायरेक्शनल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। जो डायरेक्शनल होता है वहां पे आपका वन टेल टेस्ट होता है, और जो नॉन डायरेक्शनल होता है वहां पे टू टेल टेस्ट को यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट है क्या भाई, ये भी समझना तो जरूरी है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे फिगर बना रही हूँ, ये है हमारा
एक नॉर्मल कर्व, ठीक है, एक नॉर्मल कर्व है हमारा, सिमेट्रिक बिल्कुल कर्व है, ये क्या नॉर्मल नॉर्मल कर्व है। अगर ये क्या है, ये जो ये जो रीजन है, ठीक है, ये क्या होती है, दो डायरेक्शन में, तो इसे क्या बोलते हैं, ये टू टेल टेस्ट। ये कैसा है आपका, टू टेल टेस्ट है, मतलब दोनों तरफ यहाँ पे टेल्ड है, दोनों तरफ यहाँ पे टेल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रीजन होता है आपका, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये कितना होता है, 95% होता है। ये जो 95% रीजन है, ये कौन सा रीजन है आपका, एक्सेप्टेंस का रीजन होता है। अगर इसके अंदर आपका वैल्यू आता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे नल हाइपोथेसिस को। अगर इसके बाहर जाता है, इसके बाहर मतलब देखो 95 हुआ, तो 5% ही बचा ना, तो 2.5% इधर है ना, और 2.5% इधर, 2.5% इधर। अगर इस चीज के बाहर अगर आपकी वैल्यू जा रही है, 95% के बाहर अगर आपकी वैल्यू जा रही है, 2.5% चाहे आपका लेफ्ट में हो, चाहे 2.5% राइट में हो, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, नल हाइपोथेसिस को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका एक्सेप्टेंस का रीजन है 95%। ये क्या है, एक्सेप्टेंस का रीजन है, समझ रहे हो, 95% होता है। और जो 95% होता है, वो -2 से +2 के बीच में ही आता है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं वैल्यूज आप लोग को दिखाती हूँ, इसको, ये इसके बीच में ही आता है, -2 से +2 के बीच में आता है। इस केस इतनी जगह पे अगर आपका वैल्यू आ रहा है, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर यहाँ पे 95% से बाहर अगर आपकी वैल्यू निकल जा रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, दोनों ही साइड से आप रिजेक्ट कर दोगे। तो ये होता है टू टेल टेस्ट, ये होता है आपका टू टेल टेस्ट। फिर अब बात करते हैं वन टेल टेस्ट क्या होता है। चीजें समझ में आ रही है ना। वन टेल टेस्ट क्या होता है, मैंने क्या बोला, ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, एक्सेप्टेंस का रीजन है। तो ये जो रीजन है, ठीक है, ये कौन सा रीजन है आपका, एक्सेप्टेंस का। वन टेल कहने का मतलब क्या है, जब आपका जो डेटा का वैल्यू है, एक साइड की तरफ स्क्यूड हो जाता है। ये जो मीन, ये क्या है आपका, मीन है, ठीक है, मीन से एक साइड की तरफ अगर आपका डेटा स्क्यूड हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका राइट टेल टेस्ट। ये क्या हो जाता है आपका, राइट टेल टेस्ट हो जाता है। अगर आपका मीन से वैल्यू लेफ्ट साइड पे स्क्यूड हो जाता है, जो मीन से वैल्यू है वो आपका लेफ्ट साइड पे स्क्यूड हो जाता है ज्यादा, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट लेफ्ट टेल टेस्ट। ये राइट टेल टेस्ट था, ये लेफ्ट टेल, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड पे यहाँ पे रिजेक्शन, ये रिजेक्शन एरिया है आपका, ये क्या है आपका, रिजेक्शन का एरिया। सेम चीज यहाँ पे, ये क्या है आपका, रिजेक्शन का एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, रिजेक्शन का एरिया है। मतलब कहने का मतलब क्या है, वन टेल टेस्ट में क्या होता है, वन टेल टेस्ट में क्या होता है, जो नॉर्मल कर्व होता है आपका, है ना, जो नॉर्मल कर्व है, वो एक साइड की तरफ क्या हो जाता है, स्क्यूड हो जाता है ना। जो नॉर्मल कर्व है आपका, वो एक साइड पे क्या हो जाता है आपका, स्क्यू हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब स्क्यू, चाहे वो राइट साइड पे चला जाए, चाहे वो लेफ्ट साइड पे चला जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ये अबव द मीन जा रहा है, या फिर ये बिलो द मीन जा रहा है। तो एक हमें डायरेक्शन मिल जाती है, और यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, यहाँ पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, और यहाँ पे हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि अबव जा रहा है या फिर बिलो जा रहा है, ठीक है। बोलो, ये चीज समझ में आई, ठीक। तो ओ टू टेल जो टेस्ट होता है, ये चीज समझ में आ रही है, आगे कुछ चीजें भी और समझेंगे यहाँ पे। ये जो टू टेल टेस्ट होता है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन द सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंटली नॉट इक्वल टू। जब नॉट इक्वल टू अगर आ जाता है, तो उस केस में क्या है आपका, टू टेल टेस्ट का यूज किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे रिजेक्शन के दो एरियाज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिजेक्शन का दो एरियाज होता है, और 5% का बोथ साइड पे होता है। 5% टोटल रिजेक्शन जो एरिया होता है यहाँ पे कितना होता है, 5% का होता है, और यहाँ पे कितना होता है, एक तरफ 5% होता है, ठीक है। 5% रिजेक्शन एरिया लेफ्ट साइड पे, 5% रिजेक्शन एरिया राइट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2.5% बट जाता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है बोथ दोनों ही टेल्स पे, ठीक है। तो जैसे 2.5% को हम लोग और यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, और थोड़ा इजी वे में लिखना चाहे तो 0.025 इधर, 0.025 इधर हो जाता है, और ये टोटल कितना है, मतलब हमारा क्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.05, ठीक है। ये 0.05 इतना एरिया में यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो ये टू टेल टेस्ट होता है। और वन टेल टेस्ट में क्या होता है, सिंपल है, यहाँ पे क्या होता है आपका, एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे समझ में आया। वन टेल टेस्ट में जैसे राइट टेल टेस्ट की मैंने बात कर ली, और लेफ्ट टेल की टेस्ट की बात कर ली, ठीक है।
ये चीज समझ में आई? आगे चले, अगर ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है आपका? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, उसके बाद फिर हम आते हैं। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है आपका? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में को ही हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेल शेप्ड में होता है, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉपर, सिमेट्रिक होता है बोथ साइड से। 50% अगर इधर है तो 50% आपके मीन के इस साइड भी होगा, ठीक है। और ये बेल शेप में होता है, कोई भी स्किवनेस नहीं होती है, और ये दोनों ही साइड से अबाउट द मीन, ठीक है। ये कैसा होता है? सिमेट्रिक होती है, हाफ वैल्यू आपकी मीन के अबव होती है और हाफ वैल्यू मीन के बिलो होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे स्कीवनेस भी आ जाती है। स्कीवनेस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जब क्या हो आपका जो डेटा है ना, जब क्या हो, जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये क्या था? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। अगर मान लो आपका डेटा एक साइड की तरफ स्क्यूड हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना कि इधर के साइड पे मीन से, ये क्या है? ये आपका मीन है, ठीक है। मीन में क्या होता है? ये जो मिड वैल्यू होती है यहाँ पे मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन, तीनों ही वैल्यू यहाँ पे इक्वल होती है। तीनों ही वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? ये सिमेट्रिक, ये क्या है? बिल्कुल सिमेट्रिक है, आपका नॉर्मल कर्व है, ठीक है। जहाँ पे तीनों ही वैल्यू कैसी होती है? आपकी एक जैसी होती है, ठीक। तीनों ही वैल्यू यहाँ पे एक जैसी होती है। लेकिन जब आपका मान लो ये मीन से जो वैल्यू है वो एक साइड की तरफ बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। एक साइड की तरफ बहुत ज्यादा हो जाए, एक साइड की तरफ बहुत ज्यादा खिंच जाता है, ठीक है। ये है आपका अबव द मीन, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे स्कीवनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? हमारे कर्व में क्या आ गया? स्कीवनेस आ गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। और इधर की तरफ अगर लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाए तो हम कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे स्कीवनेस आ गई है, ठीक है। यही बोलते हैं ना, नेगेटिव डायरेक्शन में स्कीवनेस आ गई है, ठीक। तो इस केस में क्या होता है? जैसे जब हमारा स्कीवनेस जो है ना, स्कीवनेस जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, मीन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, तो उस केस में क्या होता है? मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। लेकिन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है आपका, तो मोड यहाँ पे ग्रेटर होता है। ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में स्क्यूड हो रहा है डेटा तो मीन ग्रेटर होगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में स्क्यूड हो रहा है डेटा तो आपका मोड होगा। इस केस में क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो आपने एक टेस्ट को कंडक्ट किया, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक टेस्ट को आपने कंडक्ट किया, वहां पे क्या होता है? आपकी क्लास में 50% से ज्यादा बच्चे पास हो जा रहे हैं, मतलब एवरेज से ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा लो था, या बहुत ज्यादा एवरेज था, या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर 50% से ज्यादा बच्चे, एवरेज से बच्चे ज्यादा पास हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपका जो स्कोर है ना, आपका स्कोर क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में स्कोर है, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में स्क्यूड है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? इजी होगा, इसीलिए ज्यादा बच्चे पास हो गए। लेकिन अगर आपके 50% बच्चे भी नहीं पास हो पा रहे, तो उस केस में जो डेटा सेट है वो किधर की तरफ जाएगा? आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो टेस्ट का लेवल होगा वो कैसा होगा? डिफिकल्ट होगा। टेस्ट का लेवल कैसा होगा? यहाँ पे डिफिकल्ट होगा, ठीक है। समझ में आया? तो स्कीवनेस भी मैंने बता दी, नॉन सिमेट्रिकल होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नेगेटिवली स्क्यूड होता है। स्कोर ऑन अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट, वही जो मैंने डिफिकल्ट टेस्ट बताया, यहाँ पे मीन ग्रेटर देन मीडियन मोड होता है। इजी टेस्ट यहाँ पे आते हैं, मीन इज लेस देन मीडियन, ग्रेटर यहाँ पे क्या होता है? मोड होता है, और यहाँ पे ग्रेटर क्या होता है? मीन होता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? पॉजिटिव स्कीवनेस और नेगेटिव स्कीवनेस समझ में आ गई। फिर आते हैं जो हमारा जैसे मैंने यहाँ पे बात की, कहाँ गया? जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड जो होता है, नॉर्मल जो हमारा कर्व होता है, वो नॉर्मल कर्व की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे जो मीन होता है कितना होता है? 0 होता है। मीन कितना होता है? 0 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 1 होता है। फिर आती है स्टेनाई की बात। स्टेनाई मतलब स्टेनाई एक तरीके का स्केलिंग टेस्ट होता है, जहाँ पे हम स्कोर्स को क्या कर देते हैं? 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 9 पार्ट डिवाइड करने का मतलब क्या है? ये हमारा एवरेज होता है। 50% हम इधर डिवाइड कर देते हैं, 50% हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है, इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? वेरी पुअर, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? वेरी सुपीरियर। 4% अगर वेरी पुअर है तो 4% वेरी सुपीरियर होगा। अगर 7% पुअर है तो 7% सुपीरियर होगा। अगर 12% आपका एवरेज बिलो है तो 12% ही होगा। तो मतलब हमने क्या किया है? जो परसेंटेज है ना, इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली स्टेनाई इज द मेथड ऑफ स्केलिंग टेस्ट स्कोर
based on a 9 point scale and STENI is an abbreviation standard 9 स्टैंडर्ड होते हैं जिसे इक्वल पार्ट में हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। STENI का जो मीन होता है वो 5 होता है आपका, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, देखो मीन कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, ये क्या है, STENI का मीन है यहाँ पे। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो कितना होता है, इसका 2 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, 2 होता है। फिर आते हैं कुर्टोसिस पे। कुर्टोसिस क्या होता है, कुर्टोसिस बेसिकली आपके एक तरीके का स्टैटिस्टिकल मेजर है दैट क्वांटिफाइज द शेप ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कुर्टोसिस एक तरीके से बताता है कि आपका जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेप कैसा होगा, है ना, ये यहाँ पे कुर्टोसिस बताता है। कुर्टोसिस क्या बताता है, आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेप कैसा होगा, यहाँ पे उसका शेप कैसा होगा, ये चीज कौन बताता है, यहाँ पे आपका कुर्टोसिस बताता है। ठीक है, जिसमें कुर्टोसिस भी 3 तरीके के होते हैं, एक होता है लेप्टोकर्टिक, एक होता है मेसोकर्टिक, एक होता है प्लेटोकर्टिक। ठीक है, समझ रहे हो, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड प्लेटोकर्टिक। ठीक है, ये होता है आपका मेसो, ये होता है आपका प्लेटो, ये होता है लेप्टो। पहले समझ लेते क्या है। कुर्टोसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट क्वांटिफाई द शेप ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेल एंड पिकेडनेस। मतलब ये बताता है कि आपका जो डेटा सेट है कितना ज्यादा पीक्ड है, कितना ज्यादा मतलब फ्लैट है। ठीक है, ये चीज बताता है। जो पॉजिटिव कुर्टोसिस होता है वो इंडिकेट करता है हैवियर टेल को, ठीक है, और मोर पीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन को। जो नेगेटिव कुर्टोसिस होता है वो बताता है लाइटर टेल्स को। ठीक है, जिसमें आता है जैसे मेसोकर्टिक हो गया, ठीक है, और लेप्टोकर्टिक हो गया और प्लेटोकर्टिक हो गया। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं। जो मेसोकर्टिक कुर्टोसिस होता है वहां पे क्या होता है आपका, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है। जो लेप्टोकर्टिक होता है, जैसे सॉरी जो मेसोकर्टिक होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल ऐसे होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कुर्टोसिस की वैल्यू 3 होती है। लेप्टोकर्टिक बहुत ज्यादा पीक्ड होता है, ये इसको बोला जाता है यहाँ पे हायर वैल्यू होती है। ये क्या होता है, हायर वैल्यू होती है। और यहाँ पे इसी को ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हैवियर टेल। ठीक है, हैवियर टेल किसकी होती है, आपकी लेप्टोकर्टिक की होती है, जहां पे के की वैल्यू होती है आपकी ग्रेटर देन 3। जो प्लेटोकर्टिक होता है ये बिल्कुल फ्लैट होता है आपका। ठीक है, फ्लैट कहने का मतलब क्या है, के की वैल्यू लेस देन 3 होती है। ठीक है, लेस देन 3 होती है। जो लेप्टोकर्टिक होता है हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, और जो प्लेटोकर्टिक होता है वो शॉर्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। समझ में आया, बोलो, ये चीज समझ में आई ना, कि ये क्या होता है। अब स्क्यूनेस और कुर्टोसिस में क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। स्किवनेस और कुर्टोसिस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। स्किवनेस मेजर्स द असिमेट्री। जो स्किवनेस है वहां पे क्या होती है, असिमेट्री होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। कुर्टोसिस में क्या होता है, मैं स्किवनेस और कुर्टोसिस की बात कर रही हूँ यहाँ पे टेलनेस होती है, यहाँ पे क्या होती है, असिमेट्रिकनेस होती है, ऐसे करके होता है। और यहाँ पे क्या होती है, टेलनेस होती है, फ्लैटनेस होती है, ये चीजें होती है। पॉजिटिव स्किवनेस इंडिकेट करता है राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, और जो पॉजिटिव कुर्टोसिस होता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है वो बताता है क्या है, आपका जो टेल है वो राइट साइड में है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव कुर्टोसिस है वो इंडिकेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेवियर टेल्स को। ठीक है, जिसे हम लोग लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। नेगेटिव यहाँ पे बताता है लेफ्ट स्क्यूड को, और यहाँ पे जो नेगेटिव कुर्टोसिस वो बताता है जो लाइटर टेल्स है, जो कि आपका प्लेटोकर्टिक होता है। स्क्यूनेस वैल्यू ऑफ 0, जो स्क्यूनेस की वैल्यू होती है 0, ठीक है, हमने अभी देखा आगे, वो इंडिकेट करता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर आपकी स्क्यूनेस की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या है, आपका जो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल सिमेट्रिक है। और कुर्टोसिस की जो वैल्यू 0 है वो इंडिकेट करती है अ डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर टू नॉर्मल। जैसे के की वैल्यू 0 आई थी, इसका मतलब क्या है, जैसे आपका नॉर्मल कर्व होता है, जैसे हम लोग मेसोकर्टिक बोल देते हैं, वो होता है यहाँ पे। यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ द सिमेट्री। ठीक है, जो स्किवनेस होती है हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए या फिर डिग्री फाइंड करने के लिए यहाँ पे निकालते हैं। इसका यूज होता है, इट आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स। मतलब कितने ज्यादा आउटलायर या एक्सट्रीम्स वैल्यूज हैं, उसको हम अगर आइडेंटिफाई करना है तो इसका यहाँ पे यूज करेंगे। सेंसिटिव टू चेंज इन द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सेंसिटिव टू चेंज इन द सेंटर एंड शोल्डर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कॉमनली यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और सोशल साइंसेस में, और कॉमनली यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, इंजीनियरिंग में, फिजिकल साइंसेस में। एग्जाम्पल क्या है आपका, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्टॉक रिटर्न हो गया, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फिजिक्स का जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इमेज का प्रोसेसिंग होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका कुर्टोसिस और उसके बीच में, स्किवनेस के बीच में। बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई? हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह तो सीख ही लिया था। मुझे नहीं लगता स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग को बताने की यहाँ पे जरूरत है। स्टैंडर्ड स्कोर्स कैसे निकाले जाते हैं, की स्कोर्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है,
ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, छोटी छोटी सी चीजें हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें मैं समझा रही हूँ यहाँ पे कि क्या कैसे होता है, उसको समझो यहाँ पे। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करना न्यूमेरिकल में और आपके थ्योरेटिकल में क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और आगे मैंने क्वेश्चन जो डाले हैं उसमें है भी। पहली चीज आती है आपकी यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड स्कोर, सॉरी स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर के बीच में? स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन द स्कोर एंड पॉपुलेशन मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस है आपका बिटवीन स्कोर, जो भी स्कोर है आपका निकल के आता है, एंड पॉपुलेशन का जो मीन आपको गिवन होगा। ठीक है, वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आया? ठीक है, फिर स्टैंडर्ड एरर क्या होता है आपका? ये भी स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है आपकी, है ना, ये भी क्या होती है आपकी? स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है किसके बीच में? स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है बिटवीन द सैंपल मीन, जो भी आपका सैंपल का मीन निकल के आ रहा है ना, टी टेस्ट में इसका यूज करते हैं हम लोग, और उसके अलावा आपका जो पॉपुलेशन का मीन है, उनके बीच का ये जो डिफरेंस होता है। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन के बीच में, उसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? आपका स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर निकालने का, है ना? क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर निकालने का? जिसे हम लोग सिग्मा एम भी बोल देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। एन क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। एन क्या है यहाँ पे? आपका टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें अपने स्टैंडर्ड एरर को डिक्रीज कराना है, ठीक है, if we want to decrease the standard error, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक रिलेशन लिख लो, जो सैम्पलिंग एरर होता है आपका, ठीक है, whenever sampling error is increasing or decreasing, ऑटोमेटिकली जो हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है ऑटोमेटिकली जो हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है वो इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। समझ में आई बात? ठीक है, अगर आपका सैम्पलिंग एरर इंक्रीज कर रहा है तो आपका स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज करेगा, अगर आपका सैम्पलिंग एरर डिक्रीज कर रहा है तो आपका स्टैंडर्ड एरर भी डिक्रीज करेगा। अब आती है बात, हम सैम्पलिंग एरर को कैसे इंक्रीज करा सकते हैं और कैसे डिक्रीज करा सकते हैं? ये डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन पे। अगर आपकी जो सैम्पलिंग एरर है उसको इंक्रीज कराना या फिर डिक्रीज कराना डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन पे, क्योंकि जो सैम्पलिंग एरर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके किसके? सैंपल साइज से। ठीक है, जो भी आपका सैंपल साइज है उसकी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपको स्मॉलर सैम्पलिंग एरर चाहिए, मान लो आपको सैम्पलिंग एरर कम चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे? सैंपल्स का जो साइज है वो बढ़ा दोगे। ठीक है, जितना ज्यादा सैंपल होगा उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर होगा। ठीक है, मोर सैंपल, ठीक है, मोर सैंपल लेस एरर। ठीक है, मोर सैंपल लेस एरर कहने का मतलब क्या है? आपका स्टैंडर्ड एरर भी यहाँ पे कम हो जाता है। ये चीज समझ में आई कि सैम्पलिंग एरर जो होती है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी सैंपल साइज के। जितना आपका ज्यादा सैंपल साइज होगा उतना कम सैम्पलिंग एरर होगा, जितना कम सैंपल साइज होगा उतना ज्यादा एरर यहाँ पे निकल के आएगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आई? हम्म, आगे चले यहाँ पे कि क्या होता है। ठीक है, आगे चले। तो सैंपल साइज अगर स्मॉल है तो एरर लार्ज होगा, अगर सैंपल साइज लार्ज है, लिख लो चाहे तो, कि अगर सैंपल साइज आपका, जो सैंपल साइज है आपका अगर स्मॉल है तो उस केस में क्या होगा? एरर लार्ज होगा।
है ना, एरर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अगर आपका जो सैंपल साइज है ना, वो क्या होगा, लार्ज होगा, है ना, सैंपल साइज लार्ज होगा, तो एरर क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल हो जाएगा। एरर कैसा हो जाएगा आपका, स्मॉल हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी चीजों पे, फिड्यूशियरी लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा इसी में ही, फिड्यूशियरी लिमिट। ठीक है, मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ, आप लोग कॉपी में लिखते रहिएगा। फिड्यूशियरी लिमिट क्या होता है आपका, जो फिड्यूशियरी लिमिट होता है वो क्या होता है, फिड्यूशियरी लिमिट को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन। इसी को ही बोला जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन। कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन होता है, या फिर इसे ही हम लोग बोल देते हैं मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसी को ही हम लोग यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बोला जाता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोलो, ठीक है, मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है इंटरवल विद इन विच द मीन ऑफ द पॉपुलेशन विल लाई। मतलब एक तरीके से ये इंटरवल बताता है जिसके बीच में हमारा जो मीन है, ठीक है, पॉपुलेशन का जो मीन है वो लाई करेगा। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितने होते हैं आपके, 0.95 होता है, या फिर आपका 0.99 हो सकता है। दो कॉन्फिडेंस लेवल हो सकते हैं आपके, 0.95 हो सकता है या फिर 0.99 हो सकता है। बेसिकली ये हेल्प करता है आपको, जो फिड्यूशियरी लिमिट होता है या फिर जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो हेल्प करता है, हेल्प्स टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन बिटवीन द इंटरवल। ठीक है, पॉपुलेशन मीन जो होते हैं उसको निकालने में मदद करता है। ये एंड पॉइंट होता है आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल को, जिसे ही हम लोग कॉन्फिडेंस लिमिट भी बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे ट्रू पॉपुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो ट्रू पॉपुलेशन होती है उसको हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, अगर इसको पॉपुलेशन मीन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन मीन निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल्स टू पॉइंट एस्टिमेट, है ना, पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस आपका क्या हो जाता है, मार्जिन ऑफ एरर। अब ये जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो भी हम डिसाइड किसके बेसिस पे करेंगे, 0.95 और 0.99 के बेसिस पे ही यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, जो मार्जिन ऑफ एरर होता है। ठीक है, ये तो एक मैंने जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हमें पॉपुलेशन मीन निकालना है, ठीक है, पॉपुलेशन मीन निकालना है, किस लेवल पे निकालना है, अगर हमें पॉपुलेशन मीन निकालना है 0.05 लेवल पे। ठीक है, ये जो है आपका 0.95, इसी को ही हम लोग 0.05 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये है आपका 0.01। ठीक है, ये है आपका 95% का लेवल, और ये है आपका 99% लेवल। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है एट कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, एट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 0.05, ठीक है, 0.05 लेवल पे निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 1.96 सिग्मा एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, ये क्या है आपका, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। अगर हमें निकालना है एट 0.01 लेवल, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m प्लस माइनस 2.58। ठीक है, 2.58 सिग्मा एरर। ठीक है, सिग्मा मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, तो ये है आपका 0.01 लेवल पे। अभी मैंने जो 1.96 लिखा है, 2.58 लिखा है, ये मैंने वैल्यूज कैसे लिख दी यहाँ पे, है ना, ये वैल्यूज कैसे आ गई। ठीक है, तो पहले तो यही समझ लो, फिड्यूशियरी लिमिट वाला ही, कि हमें अगर पॉपुलेशन निकालनी है तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, पॉपुलेशन का मीन लिखेंगे, प्लस माइनस करेंगे, दो बार निकालना होगा, एक बार प्लस में निकालेंगे और एक बार हम माइनस में निकालेंगे, और सिग्मा एम की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट करके हम यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये 1.96 और 2.58 जो लिखा हुआ है, ये जो वैल्यूज है ये कहाँ से निकल के आई हैं, देखो जब मैंने बात की थी 2 टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट की बात की थी यहाँ पे, है ना, 2 टेस्ट की मैंने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 1 टेल और 2 टेल टेस्ट की यहाँ पे बात की थी मैंने। तो यहाँ पे देखो जैसे 0.5 लेवल है, ठीक है, ये 0.5 लेवल है, और ये है आपका 0.01 लेवल है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो 2 टेल टेस्ट होता है, ठीक है, और जो 1 टेल टेस्ट होता है, वहां पे वैल्यूज होती हैं। 2 टेल टेस्ट पे वैल्यूज अलग होती हैं, और
वन टेल टेस्ट पे वैल्यूज अलग होती हैं। टू टेल टेस्ट पे अगर आपका टू टेल टेस्ट, मान लो आप टू टेल टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, टू टेल टेस्ट कहने का मतलब क्या है, आप नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा जहाँ पे 0.005 लेवल ऑफ जो कॉन्फिडेंस होगा, उस केस में आपका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1.96 होगा, ठीक है। अगर वन टेल का टेस्ट कर रहे हो, मतलब डायरेक्शनल कर रहे हो, चाहे वो आपका पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, है ना, तो वहां पे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.64 हो जाएगा। ये आपका फिक्स होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, हाँ हाँ, वन टेल टेस्ट के लिए, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, देखो टू टेल टेस्ट में 0.05 लेवल और 0.01 लेवल, ठीक है। 0.05 लेवल पे 1.96 वैल्यू होती है, 0.01 लेवल पे आपकी कितनी वैल्यू होती है, 2.58 वैल्यू होती है। उसी तरह आप जब वन टेल टेस्ट करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर टू टेल का टेस्ट कर रहे हो तो आपका 0.05 लेवल भी आएगा, 0.01 भी लेवल आएगा, तो डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन में किस लेवल पे फिक्स कर रहा है वो। अगर वन टेल टेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी 0.05 लेवल पे वैल्यू कितनी होती है, 1.64 होती है, और यहाँ पे कितनी होती है, 2.33 होती है। कितनी होती है, 2.33 होती है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर है, उसकी जो लाइक्लीहुड है उसको आप इंक्रीज कराना चाह रहे हो या फिर डिक्रीज कराना चाह रहे हो, तो उस केस को हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, मतलब टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का जो लाइक्लीहुड है उसको इंक्रीज और डिक्रीज हम कैसे कराएंगे। तो जो टाइप 1 एरर है आपका, वो आपका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइप 2 एरर के, ठीक है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइप 2 एरर का। अब इधर देखो जरा सा, ठीक है। मैंने आपको दो लेवल बताए, 95% बताया, है ना, और क्या बताया आपको, 99% बताया, ठीक है। 95 कितना होता है, -2 से लेकर के +2 के बीच में होता है, 95.44% होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो कि जो आपका ये जो 95% है ना, ये जो 95% है, 95% कहने का मतलब क्या है, 0.05, या फिर इसको बोल सकते हो आप, कितना हो जाएगा, 0.05, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, आएगा यहाँ पे, आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 95%, ये कितना हो जाएगा आपका 95% हो जाएगा। और 99% कहाँ पे आएगा आपका, -3 से लेकर के +3 के बीच में आएगा, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। अगर आपको टाइप 1 और टाइप 2 का जो लाइक्लीहुड है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कराना है, तो उस केस में क्या करोगे, अगर जो टाइप 1 है आपका, है ना, टाइप 1 एरर है, एरर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, अगर उसका लाइक्लीहुड आपको डिक्रीज कराना है तो कैसे करोगे, टाइप 1 का एरर, टाइप 1 का जो लाइक्लीहुड है उसको डिक्रीज कराने के लिए ये जो सिग्निफिकेंस लेवल है आपका, उसको आप क्या करोगे, ये जो मीन है, मीन से क्या करोगे, यहाँ पे 95% से 99% की तरफ लेके जाओगे, ठीक है। अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल 95 से 99 तरफ लेके जाओगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका टाइप 1 का जो लाइक्लीहुड है वो डिक्रीज कर जाएगा, और टाइप 2 का जो लाइक्लीहुड है वो यहाँ पे क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया ये चीज, ठीक है। उसी तरीके से अगर टाइप 2 का लाइक्लीहुड आपको इंक्रीज कराना, डिक्रीज कराना है, ठीक है, टाइप 2 का लाइक्लीहुड आपको डिक्रीज कराना है, तो आप क्या करोगे, 99% से आप मीन की तरफ जाओ, ठीक है, मतलब आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करोगे, 99% से, 99% से किधर की तरफ जाओगे आप, 95% की तरफ जाओगे। तो इस केस में क्या होगा, टाइप 2 आपका डिक्रीज करेगा, और जो टाइप 1 का लाइक्लीहुड है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 एरर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। तो ये चीज है। अब बात आती है यहाँ पे, हमें टू टेल टेस्ट कब करना है भाई, हमको कैसे पता चलेगा हमें टू टेल का टेस्ट करना है, कब हमको वन टेल टेस्ट करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो जो टू टेल टेस्ट होता है आपका, है ना, जो टू टेल टेस्ट होता है वो कब अप्रोप्रिएट होता है, टू टेल टेस्ट हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमें मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं देता है। व्हेन यू वांट टू कंपेयर, और कंपेयर, और क्या बोलते हैं, व्हेन यू वांट टू कंपेयर द ग्रुप, ठीक है, जब आप ग्रुप्स को कंपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर ग्रुप के बीच का डिफरेंस निकालना चाह रहे हो, उस केस में आप क्या करोगे, टू टेल टेस्ट निकालोगे। अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आपसे कंपैरिजन पूछ रहा है या फिर डिफरेंस पूछ रहा है। आप कंपैरिजन भी करा सकते हो, डिफरेंस भी करा सकते हो टू टेल टेस्ट में, लेकिन वन टेल टेस्ट कब अप्रोप्रिएट होता है, वन टेल टेस्ट के लिए व्हेन यू वांट टू कंपेयर और डिफरेंस, व्हेन यू वांट टू कंपेयर और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब जब आप कंपेयर या फिर आप डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हो बिटवीन द
बिटवीन द ग्रुप इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इन दैट केस आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वन टेल टेस्ट यूज करना पड़ेगा। और दो सिग्निफिकेंस लेवल होते हैं यहाँ पे, 0.05 लेवल होता है और 0.01 लेवल होता है। सिमिलरली टू टेल टेस्ट में भी आपका 0.05 लेवल होता है और 0.01 लेवल होता है। तो ये आपको क्वेश्चंस के थ्रू डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वन टेल टेस्ट यूज करोगे या फिर टू टेल टेस्ट यूज करोगे। तो टू टेल टेस्ट में कंपैरिजन या फिर डिफरेंस का निकालना है बिटवीन द ग्रुप इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, हायर देन या फिर लोअर देन। जब आपको इस तरीके के शब्द वहां पे देखने को मिले तो आप वन टेल टेस्ट का यूज करोगे। अगर सिंपली आपसे बोल रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप, ठीक है, या फिर कंपैरिजन बिटवीन द ग्रुप, तो आप टू टेल का यूज टेस्ट का यूज कर लोगे। लेकिन बोलते हैं देयर इज अ हाईली डिफरेंस बिटवीन वन ग्रुप एंड टू ग्रुप, ठीक है, तो उस केस में आप वन टेल टेस्ट यूज करोगे। ठीक है, तो ये चीजें हुई, समझ में आई, बोलो ये चीज समझ में आई। और ये जो वैल्यूज हैं ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि -1 से 1 सिग्मा से लेकर के, ये स्टैंडर्ड स्कोर है, मैंने ऑलरेडी जेड स्कोर में आप लोग को बताया ही है। ठीक है, -1 से +1 सिग्मा के बीच की आप वैल्यू बताओ तो कितनी हो जाएगी, इन दोनों वैल्यूज को आप टोटल कर लो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे बोल देता है कि मीन से लेकर के -2 तक का वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का जो लाइक्लीहुड होता है ये पूरा होता है आपका। ठीक है, समझ में आया। फिर एक छोटा टॉपिक यहाँ पे इफेक्ट साइज होता है। ठीक है, इफेक्ट साइज कैसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, चीजें समझ में आ रही है। देखो इफेक्ट साइज भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, अभी एक वीडियो और मैं इसका बनाऊंगी। ठीक है, वो मैं आप लोग को अपलोड करूंगी। ठीक है, इफेक्ट साइज को अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, कोहेशंस डी, ठीक है, क्या होता है, मीन डिफरेंस, है ना, मीन डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जहाँ पे क्या होता है, डी की वैल्यू 0.2 है, डी की वैल्यू 0.5 है, ये याद कर लो, 0.8 है, अगर 0.2 है तो यहाँ पे जो इफेक्ट साइज होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका मीडियम होगा इफेक्ट साइज, यहाँ पे क्या होगा बहुत ज्यादा लार्ज होगा इफेक्ट साइज। तो ये होता है आपका इफेक्ट साइज। बेसिकली इफेक्ट साइज क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। ये कैसा होता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स होता है, जहाँ पे हम इफेक्ट साइज को मेजर करते हैं। इफेक्ट साइज बेसिकली कैसा है, जैसे दो आपके ग्रुप है, जब आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाला कर्व का पढ़ोगे तो वहां पे जो ओवरलैपिंग का केस होता है, जो ये चीज है, ये है आपका डी। ठीक है, जैसे कोहेशन डी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर ये था आपका आज का। ठीक है, इसके बाद इन्फ्रेंशियल और पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक और कोरिलेशन आपका बच जाता है, उसे हम नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी मैं उसमें वहां पे कवर करा दूंगी आप लोग को। ठीक है, जिसमें आपको जितने भी कोरिलेशंस हैं वो पढ़ा दूंगी, और उसके अलावा जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है जिसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारी चीजें हैं, उसको हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ जो सेशन है आप लोग के लिए यूजफुल होंगे। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।